गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS इंटरनेशनल क्लासेस में। हम कम्प्लीटली एनालिसिस देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस विद UPSC ISPCS। आपने देखा होगा इंग्लिश मीडियम के लिए तो काफ़ी ऐसे वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जिस पर कम्प्लीटली एनालिसिस दिया जाता है UPSC ISPCS इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन हिंदी लैंग्वेज के अंदर जनरली प्रॉब्लम होती है एनालिसिस की, क्योंकि मैं खुद एक IAS एस्पिरेंट्स हूँ और मेरा 6 से 7 साल का इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने और पढ़ाने का अनुभव है। तो मैं आपसे हिंदी में कंप्लीट विश्लेषण इंटरनेशनल रिलेशन का करना चाहूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कि इंटरनेशनल रिलेशंस में और भारत के पड़ोसी देशों के संबंधों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसका नाम सार्क है, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका फुल फॉर्म होगा द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका के सार्क में एक चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। इंटरनेशनल रिलेशंस पे हम बात करें, इससे पहले मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की कुछ मेन प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, ताकि इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने से पहले आपको ये पता रहे कि हमें पढ़ना क्या है। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा विषय है जिसके अंदर आप इस सब्जेक्ट को पार्टिकुलरली सब्जेक्ट नहीं बोल सकते। ये एक ऐसा विषय है जिसके अंदर हर एक विषय समाया हुआ है, चाहे वो पॉलिटी की बात चल रही हो या इकोनॉमी की बात चल रही हो, कल्चर की बात चल रही हो या फिर हिस्ट्री की बात चल रही हो। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस पे ये डिस्कस चल रहे हैं तो ये सभी विषय इंटरनेशनल रिलेशंस में आके समाहित हो जाते हैं। तो आप देखते होंगे एक शब्द जिसको आपने काफी अच्छे से पढ़ा होगा इंटरनेशनल रिलेशंस में एंड इंडियन इकोनॉमी में, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है बच्चों? वैश्वीकरण। इसका इफेक्ट जो होता है, ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट से, वैश्वीकरण के प्रभाव से दुनिया का ऐसा कोई एक भी देश नहीं है कि जिसने ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट को मैनेज नहीं किया हो, ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव को झेला ना हो। इसके कुछ पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव से दोस्तों पॉलिटिकल जो इश्यूज होते हैं वो भी आदान प्रदान हुए, और हमारे इकोनॉमिक इश्यूज हुए थे वो भी आदान प्रदान होते हैं। ग्लोबलाइजेशन में जनरली ये मान लिया जाता है कि ओनली राजनीतिक संबंध होते हैं, राजनीतिक संबंध प्रभावित नहीं होते। वैश्वीकरण के प्रभाव में समाज का हर एक हिस्सा प्रभावित होता है। जैसे कि आपने देखा होगा इंडियन जो कल्चर्स हैं, इंडियन कल्चर्स को आज फॉरेन कंट्रीज में फॉलो किया जा रहा है और हम लोग फॉरेन कंट्रीज का कल्चर आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि जीन्स पे कुर्ता पहनना, ये विदेश का, ये हम लोगों का स्टाइल है लेकिन ये विदेश में काफी चल रहा है। जीन्स टी शर्ट फॉरेन स्टाइल है लेकिन हम लोगों ने अपनाया हुआ है। आज इंडियन मार्केट में चाउमीन का बड़ा दबदबा है, तो आप देखते होंगे चाउमीन के ठेले पर कितना ढेर लगा हुआ था, लोगों का भीड़ लगी हुई होती है। तो चाउमीन क्या है? चाउमीन वैश्वीकरण का प्रभाव है। वैश्वीकरण के प्रभाव से खान पान भी प्रभावित होती है, रिश्ते भी प्रभावित होते हैं, संस्कृति भी प्रभावित होती है, धर्म भी प्रभावित होते हैं और हर एक विषय प्रभावित होता है वैश्वीकरण के प्रभाव से। तो हमें इसके पीछे का जो हकीकत है उसे जानना चाहिए। जिस तरीके से लोगों का आना जाना हुआ, लोग एक देश से दूसरे देश गए, तो वो अपने साथ अपने जो संस्कार हैं, अपनी मान्यताएं हैं, उनको भी लेकर गए और उनको लेकर आए भी वहां से। यहाँ से कोई अगर अपनी मान्यताओं को लेकर जाता है तो इसकी मान्यताओं से वहाँ के लोग प्रभावित होते हैं और वहाँ के लोगों की मान्यताओं से ये प्रभावित होता है। जब ये वापस स्वदेश लौटता है तो उनकी बातें अपने आसपास बताता है, तो कोई न कोई उनकी एक आध बात को फॉलो कर लेता है। तो इस तरीके से वैश्वीकरण के प्रभाव से संस्कृतियों का भी आदान प्रदान होता है। आज हम बॉलीवुड में देखते हैं कि एक्शन मूवीज का बहुत क्रेज है। तो एक्शन मूवीज आप सब जानते हैं
कि हॉलीवुड की एक पहचान है। तो हमने जो वैश्वीकरण का प्रभाव झेला वो यहाँ पे भी है। इसका कुछ नकारात्मक भी है, कुछ सकारात्मक है। एक्शन मूवीज से आपने पुरानी फिल्में जो सीधी सादा फिल्म होती थी उनका मार्केट डिम कर दिया एक्शन मूवीज ने। तो इसका एक तो ये नेगेटिव है, और इसका पॉजिटिव ये होगा कि इसका मार्केट बहुत एक बड़ा मार्केट बन गया है। इंडियन इकोनॉमी में भी इसने काफी योगदान दिया है। तो वैश्वीकरण के जो प्रभाव हैं, कोई एक प्रभाव नहीं है। वैश्वीकरण के प्रभाव बहुत ही व्यापक प्रभाव हैं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट से रिलेट हो सकते हैं। पॉलिटी में भी रिलेट होते हैं, इकोनॉमी में भी रिलेट होते हैं। अगर कोई राजनीतिक संबंध हुआ है तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आएगा। अगर कोई एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित समझौता हुआ है, जैसा कि हमने इजराइल के साथ समझौता किया था, ये भी वैश्वीकरण का प्रभाव है। वैश्वीकरण पर मेरी एक अलग से क्लास रहेगी, जिसमें मैं ओनली फॉर ग्लोबलाइजेशन का कंप्लीट एनालिसिस दूंगा, कंप्लीट विश्लेषण दूंगा। अभी मैं सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारी जो पड़ोसी संस्थाएं, पड़ोसी देशों ने मिलकर जो संस्थाएं बनाई हैं इंडिया के साथ, जिसका नाम की सार्क है, मैं आज बस इसी पे चर्चा करूंगा। इसके IR के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो विषय है, इसके अंदर सबसे पहले हम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनको समझेंगे, उनका कार्य और उनका प्रभाव समझेंगे। तो सबसे पहला जो कार्य है, सबसे पहली जो संस्था है उसको मैंने लिया है सार्क, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ढाका, जो कि बांग्लादेश में है, आपको पता है, सार्क चार्टर के माध्यम से की गई थी। और दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सबसे पहले नवंबर 1980 में सामने आया। 7 संस्थापक देश हैं सार्क के दोस्तों, जिसमें कि बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका। इन सभी के विदेश सचिव परामर्श के बाद प्रथम मुलाकात अप्रैल 1981 कोलंबिया में हुई। अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित हुए सार्क के 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सदस्य बना। इसको याद रखना दोस्तों, प्रीलिम्स में काम आ सकता है। इस संगठन का जो मुख्यालय है और सचिवालय है नेपाल के काठमांडू में अवस्थित है। दोस्तों, जनरली यूपीएससी प्रीलिम्स में या अदर कंपटीशन एग्जाम में जो प्रीलिम्स का एग्जाम बनता है, उसमें मुख्यालय से संबंधित और सचिवालय से संबंधित और स्थापना से संबंधित और नए सदस्यों के ज्वाइनिंग डेट से संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान में रखें। इसके सिद्धांत क्या हैं, इसको हम देखते हैं दोस्तों। क्या प्रिंसिपल्स हैं, किन रूल्स और रेगुलेशंस पे काम करती है, इसका क्या काम होता है, क्या काम नहीं होता है। सार्क के फ्रेमवर्क के तहत सहयोग निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। पहला क्या है, समप्रभु समानता। समप्रभु समानता का क्या मतलब होगा दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है समप्रभु समानता, कि हम ऐसा नहीं है कि इंडिया बड़ी कंट्री है तो इंडिया को ज्यादा पावर मिल जाएंगे, ये ज्यादा समानता। समप्रभु समानता, जितनी भी मेंबर्स हैं सार्क के, सबको समानता होगी और सब समप्रभु होंगे, सोवरेन होंगे दोस्तों, कि सबको अपना मत रखने का अधिकार होगा और सब अपना हित साधने की कोशिश करेंगे। इसमें किसी एक की तानाशाही का कोई प्रबंध नहीं है। क्षेत्रीय अखंडता क्या होती है दोस्तों, हमारा जो देश है वो हमारा ही रहेगा, उस पर किसी का कब्जा नहीं होगा। हम अगर मान लीजिए कि नेपाल, भूटान छोटे देश हैं, अगर इनको ये गलतफहमी हो जाए कि हम इस सार्क का हिस्सा बने तो ऐसा हो कि हमारे क्षेत्र पर कोई बड़ा देश यानी कि इंडिया कब्जा कर ले, तो ऐसी इसकी कोई पॉलिसीज नहीं है, तो क्षेत्रीय अखंडता भी बरकरार रहेगी। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है दोस्तों, जो इसके लीडर रहेंगे, इसके अंदर पार्टिसिपेट्स करेंगे किसी देश के, तो उनके पास स्वतंत्रता होगी। वह किसी के एडवाइस पर नहीं चलेंगे, बल्कि खुद अपनी एडवाइस राजनीतिक तौर पर जो बनाई होगी वो आकर देंगे। अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसका एक सिद्धांत है कि इंडिया जितने भी देश हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनके जो अंदर के मामले हैं, इंडिया इनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, या इंडिया के मामलों में इनमें से कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। ये सार्क का एक सिद्धांत है दोस्तों।
और इसके बाद हम देखते हैं अगला सिद्धांत, इस प्रकार का क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प न होकर एक पूरक होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम क्षेत्रीय सहयोग संगठन का हिस्सा हैं तो हमें द्विपक्षीय और बहुपक्षीय का जो है विकल्प बनना ही पड़ेगा, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है। आप इंडिविजुअली लेवल पर काम कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इसके मेंबर बनने के बाद अपनी राय रखने के लिए, अपने हित साधने के लिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया किसी दूसरे संगठन का अगर सदस्य है तो इसमें अगर नेपाल ने ज्वाइन किया तो नेपाल को उसमें भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ये नेपाल की अपनी चॉइस है, इंडिया का कोई प्रेशर नहीं रहेगा। इसका अगला जो सिद्धांत है वो है दोस्तों, ऐसा क्षेत्रीय सहयोग यानी कि रीजनल सपोर्ट बनाना है कि द्विपक्षीय और बहुपक्षीय है ना, डुअल सेक्टर एंड मल्टी सेक्टर्स दायित्वों के साथ असंगत नहीं होगा। यानी कि क्षेत्रीय सहयोग इस तरीके से विस्तारित करना है हम लोगों को कि हमारे जो संबंध हैं द्विपक्षीय और बहुपक्षीय, इसके साथ इसका जो वर्क है, काम है, वो असंगत सा प्रतीत ना हो। देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं, पहले तो मैप के माध्यम से हम सार्क के सभी मेंबर कंट्रीज को देखेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जो चीज आप मैप में देख लेते हैं उसको आप कभी भूलते नहीं हैं। तो हम देखते हैं मैप के माध्यम से, देखते हैं सार्क सॉइल मॉइस्चर 7/12/2017 देखेंगे कि कौन कौन सदस्य हैं। दोस्तों देख रहे होंगे ये जो फॉर्मेट दिख रहा है, इसमें इंडिया सबसे बड़ी कंट्री दिखाई दे रही है आपको। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इंडिया का तानाशाही हो, इसमें सभी के अधिकार बराबर हैं। ये जो नेपाल देख रहे हैं इंडिया की बॉर्डर से लगा हुआ, ये भी सार्क का सदस्य है। ये जो भूटान देख रहे हैं आप अरुणाचल प्रदेश के पास में, ये भी सार्क का सदस्य है। ये जो बांग्लादेश देख रहे हैं आप पश्चिम बंगाल से सटा हुआ हमारा पड़ोसी देश, ये भी सार्क का सदस्य है दोस्तों। ये जो श्रीलंका नीचे देख रहे हैं आप तमिलनाडु से सटा हुआ, ये भी हमारा जो है पड़ोसी देश है और सार्क का सदस्य है दोस्तों। आप अफगानिस्तान देख रहे हैं, अफगानिस्तान की बॉर्डर जो है हमारे JNK यानी जम्मू कश्मीर से लगती है। पाकिस्तान जो कि पश्चिमी भाग है, इसको आप देखते हैं राजस्थान, पंजाब, गुजरात से ये सीमा साझा करता है। और दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे मालदीव्स, जो कि हमारे इधर समुद्र जो क्षेत्र है इंडियन ओशन उसका एक भाग है। तो ये जो देश है ये सार्क के सदस्य हैं। सार्क कंट्रीज जिनको जनरली बोल दिया जाता है, ये सार्क कंट्रीज है। इनको अब हम देखेंगे दोस्तों। 8 टोटल देश है, जिसमें कि अफगानिस्तान आपको याद रखना है। अफगानिस्तान ने 2005 में 13वें शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क को ज्वाइन किया था, इस बात को याद रखना, प्रीलिम्स में काम आएगा। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनकी जो मैपिंग है जो मैंने अभी आपको बताई है, इस मैप का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि जूम में कर देता हूं। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए हो तो आप बाकायदा स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि बाय मैप पढ़ने से जो याद रहता है वो कभी भी थ्योरी पढ़ने से नहीं रहता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड आगे चलते हैं हम कि वर्तमान में जो है प्रेजेंट में सार्क के 9 पर्यवेक्षक है। पर्यवेक्षक का मतलब होता है दोस्तों, इन देश को या इस किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम इनवाइट करते हैं दोस्तों इसमें सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए, या हमारे सम्मेलन में आमंत्रित करते हैं, उसको पर्यवेक्षक बोला जाता है। पहला ऑस्ट्रेलिया, इस चीज को याद रखना, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाता है कि सार्क का कौन कौन पर्यवेक्षक है। 3-4 नाम देंगे, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए कि 9 पर्यवेक्षक हैं। पहला ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा चीन है, यूरोपियन यूनियन EU है, इसको EU बोलते हैं जनरली, यूरोपियन यूनियन, ये यूरोपीय कंट्री का एक संगठन है। इस पे भी हम बात करेंगे आगे, जिन ऑर्गेनाइजेशंस में चर्चा होगी तो इसकी भी होगी। ईरान है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार, संयुक्त राज्य अमेरिका। संगठन के कार्य क्या है दोस्तों, इसके फंक्शंस ऑफ सार्क क्या होंगे। अगर हमने कोई संगठन बना लिया है तो उस संगठन के क्या क्या काम होंगे वो भी डिसाइड करना बहुत जरूरी है। तो पहला काम क्या है इसका, मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन। मानव संसाधन विकास क्या होते हैं दोस्तों, हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है, जरूरतें हैं, जो संसाधन है, जैसे बिजली, पानी, खाना, कपड़ा, रहना, मकान, ये सब होते हैं मानव संसाधन। इस पे फोकस करना और हर एक कंट्री में ऐसे लोग जिनके पास ये उपलब्ध नहीं उनको उपलब्ध कराना। दूसरा पर्यटन, टूरिज्म।
आपने देखा होगा इंडिया का टूरिज्म काफी बेहतर है, बांग्लादेश श्रीलंका का जो टूरिज्म है वो भी बेहतर है। मालदीव सबसे ज्यादा टूरिज्म है, आपको पता है। मालदीव एक टापू देश है, यहाँ पर समुद्र की खूबसूरती देखने के लिए जगह जगह से लोग आते हैं, और मालदीव के अंदर हमारा खूब सारा इन्वेस्टमेंट है इंडिया का, आप देख। सेकेंड है कृषि एवं ग्रामीण विकास। कृषि क्या है आप जानते हैं, ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ ये इंडियन सेक्टर्स के अंदर दोस्तों फर्स्ट सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर से, जिसके अंदर कि इंडिया के सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, कृषि पर सार्क कंट्रीज यानी सार्क एक समूह है, उसका कृषि पर ध्यान केंद्रित रहता है, ग्रामीण विकास पर ध्यान रहता है। पर्यावरण, आपदा, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब आप देखते हैं, ये भी सार्क का काम है। आर्थिक व्यापार एवं वित्त। आर्थिक व्यापार क्या होगा दोस्तों, आर्थिक व्यापार के अंदर जो इकोनॉमिक्स रिलेशंस है, अब इसमें ये आर्थिक व्यापार के अंदर देखा जाएगा, सार्क की हर एक कंट्री ये डिसाइड करेगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, मेरा हित क्या है। यानी कि दोस्तों वो एक बाजार क्रिएट करेंगे, उस बाजार में हम इंडियन ये देखेंगे कि अगर मैं इस बाजार में मान लीजिए कि प्याज सप्लाई कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा घाटा है, मेरा हित है या नहीं, और अदर कंट्रीज भी प्याज सप्लाई कर रही हैं, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो मैं ये देखूंगा कि आर्थिक हित मेरे कहाँ है, मैं उन पर फोकस करूँ। ऐसे ही हर एक कंट्री का एक स्ट्रेटजी होती है, प्लानिंग होती है, ये हम अकेले नहीं करते हैं, सभी करते हैं। सामाजिक मुद्दे क्या होते हैं दोस्तों, समाज के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं, अच्छी घटनाएं हो या बुरी घटनाएं हो, वो सामाजिक मुद्दे होते हैं। ज्वलंत मुद्दे जैसे कि महिला छेड़छाड़ और दहेज प्रथा, और भी ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको हम नकारात्मक मानते हैं और ये समाज के लिए घृणित है और इनको हटना ही चाहिए। सूचना एवं गरीबी उन्मूलन। सूचना क्या है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन सभी के पास होना चाहिए। आज के तो टाइम ये है कि दोस्तों सूचना का जो है वो भरमार है, सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब, इन सब से सूचना तो मिल रही है, लेकिन गरीबी उन्मूलन जो आप देखते हैं कि गरीबी हटाना है सभी को। गरीबी नहीं हटने का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों असमानता। हमारे बीच असमानता बहुत है। एक मोहल्ले में अगर 10 लोग रह रहे हैं तो 10 में से 9 लोग ऐसे होंगे कि जो अपनी रोज की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और एक ऐसा होगा कि जो कि उन 10 के हिस्से का भी समेट के बैठा होगा। इसको बोलते हैं असमानता। इसलिए गरीबी मिटने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि हम लोगों ने समानता को अभी अपने व्यवहार में नहीं लाया है। ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी। ऊर्जा क्या है दोस्तों, अब जो परमाणु सेक्टर्स होते हैं, ऊर्जा, बिजली से भी ऊर्जा होती है, इन सब का आदान प्रदान करना। ट्रांसपोर्टेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज हों, कृषि से रिलेटेड हों, इन सब का आदान प्रदान किया जाएगा। शिक्षा, एजुकेशन मिलजुल कर देखे जाएंगे दोस्तों। यह सार्क का एक उद्देश्य है। सुरक्षा, संस्कृति, कल्चर पे ध्यान दिया जाएगा। सार्क के अन्य ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, सार्क के और उद्देश्य क्या होंगे हम देखते हैं। दक्षिण एशिया के लोग, हम जो हैं दक्षिण एशिया में हैं दोस्तों, ये सब दक्षिण एशियाई देश हों, 8 देश जो हैं वो साउथ एशिया के ही देश हैं। ठीक है, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, उनके जीवन में गुणवत्ता को सुधार। गुणवत्ता क्या है, जो जरूरत है उनको उनकी पूर्ति करना। इस क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन। गरिमापूर्ण जीवन क्या होता है दोस्तों, गरिमापूर्ण जीवन का मतलब है कि इसमें आप किसी के प्रेशर में नहीं रहेंगे, अपने आप से जो आपको अच्छा लगेगा वो करेंगे। आर्टिकल नंबर 21, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको याद रखना। दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता होगी। सामूहिक आत्मनिर्भरता क्या देखते हैं आप दोस्तों, कि हम एक दूसरे पर निर्भर करेंगे अपनी जरूरतों के लिए, तो सामूहिक आत्मनिर्भरता कहलाएगी। उसको बढ़ावा देंगे, उसको मजबूत करेंगे। ठीक है, एक दूसरे की समस्याओं को मूल्यांकन करेंगे, आपसी विश्वास होगा और समझ को बढ़ावा देंगे दोस्तों। आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग होगा दोस्तों। आपसी सहयोग सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। ये सब सपोर्ट्स की चीजें हैं दोस्तों। अगर सामाजिक स्तर पर हो कि आर्थिक, यानी अगर किसी के पास, जैसे श्रीलंका अभी कर्जे में चल रहा है, तो आर्थिक सहयोग बनता है कि ये लोग इसकी मदद करें, आर्थिक सहयोग हो। तो अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत बनाना। समान हितों यानी वही इक्वलिटी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इनको लेके जाना, इक्वलिटी की बातें करना। अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठनों के साथ समान उद्देश्यों, लक्ष्यों के साथ सहयोग करना।
प्रमुख अंग क्या हैं इसके दोस्तों, क्या पार्ट्स हैं इसके, कैसे काम करता है। राष्ट्र और सरकार के प्रमुखों की बैठक। देखो अब राष्ट्र और सरकार का प्रमुख क्या होता है दोस्तों, जैसे कि राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, एंड सरकार का प्रमुख कौन होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री। इस चीज को याद रखें। ये बैठकें आमतौर पर दोस्तों वार्षिक आधार पर शिखर सम्मेलन के दौरान होती है। विदेश सचिवों की स्थायी समिति है इसके अंदर, जो कि समिति संपूर्ण निगरानी यानी कि कंट्रोलिंग का काम है इसका, कि विदेश सचिवों की जो समिति है। सचिवालय का देखते हैं दोस्तों, अब सचिवालय का क्या मामला है इसके अंदर। सार्क की 1 मिनट दोस्तों, सार्क सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में, नेपाल में है काठमांडू दोस्तों, की गई थी। तो इस सचिवालय की भूमिका संगठन की गतिविधियों का क्रियान्वयन, वही कंट्रोलिंग एंड फंक्शनिंग, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मेलजोल करना, ये सब इसका काम है दोस्तों। एंड इसके सचिवालय में महासचिव, 7 निर्देशक, समाजसेवी कर्मचारी होते हैं, मंत्रिपरिषद के लोग भी शामिल होते हैं। एंड सार्क के विशेष निकाय क्या है और इसकी जो बॉडीज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। सार्क विकास कोष, सार्क डेवलपमेंट कोष यानी कि फंड, सार्क का एक फंड है जिसका एक काम है कि सार्क की जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें फंड प्रोवाइड करना विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। इसका उद्देश्य प्राथमिक सामाजिक क्षेत्र सहयोग, गरीबी उन्मूलन, विकास। प्राथमिक सामाजिक क्षेत्र क्या होगा दोस्तों, जिस बस्ती के अंदर आपने देखा हो किसी बस्ती के अंदर छोटे छोटे से भी स्कूल नहीं होते, छोटी छोटी सी हॉस्पिटल्स नहीं होती हैं, उन लोगों को छोटी छोटी जरूरतों के लिए तरसना पड़ता है। तो इसका एक ये सार्क डेवलपमेंट कोष दिखाई दे रहा है, इसका यही मकसद है कि समाज की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करना। SDF का वो दूसरा लक्ष्य है शासन देश सदस्य देश के वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों को एक बोर्ड प्रोवाइड करना, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, और SDF की गवर्निंग काउंसिल बोर्ड के कार्यों के अंदर काम करती है दोस्तों। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, अब इस सार्क जो कंट्री है, सार्क कंट्री के अंदर जो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, पढ़ाई एजुकेशन में भी इसका योगदान है। तो देखते हैं भारत में अवस्थित दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय है, यानी कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री एवं प्रमाण पत्र जो है राष्ट्रीय विद्यालय और संस्थानों द्वारा प्रदान की डिग्री के बराबर होगा। हमारी जो खुद की यूनिवर्सिटीज हैं और जो सार्क की एक कंपाइल यूनिवर्सिटी है, दोनों में से किसी से भी सर्टिफिकेट मिलेगा दोस्तों तो एक जैसा रहेगा, किसी में ऐसा नहीं कि किसी की कम मान्यता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय मानक संगठन, ये भी इसी का हिस्सा है दोस्तों। तो देखते हैं इसका क्या काम है। इसकी स्थापना और मानकीकरण जो है मूल्यांकन के क्षेत्र में सार्क के सदस्य देशों के मध्य कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग का ये इसका एक काम होता है दोस्तों, ठीक है। सार्क मध्यस्थता परिषद, आप देखते होंगे कि मध्यस्थता किसे कहते हैं, जब दो लोगों के बीच में विवाद हो जाता है तो एक जो व्यक्ति होता है वो उनके बीच में विवाद सुलझाता है, तो उसी को बोलते हैं सार्क मध्यस्थता परिषद। यह पाकिस्तान में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। वाणिज्य, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, इन सब से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं उसके लिए मंच प्रभावित करती है। सार्क और इसका महत्व क्या है, सार्क एंड इसका इम्पोर्टेंस। सार्क सदस्य देशों का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 3% है दोस्तों, एवं विश्व की आबादी का 21%, इसको याद रखना। सार्क का जो क्षेत्रफल है दुनिया का जितनी भी जमीन है उसका 3% है, और दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका 21% इन 8 देशों में रहते हैं। और दुनिया में जितनी भी दोस्तों अर्थव्यवस्था है ट्रिलियन में जिसको गिना जाता है, तो उसका जो सार्क देश है 3.8% है, अर्थात 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। तालमेल बनाना, यह दुनिया की सबसे घनी आबादी है दोस्तों, सबसे घनी आबादी, क्योंकि चाइना है इसमें, इंडिया है। आप देखते होंगे इंडिया अब फर्स्ट हो गया आबादी में, फिर हमारे पास सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उसके बाद चाइना है। इससे पहले चाइना में ज्यादा थी लेकिन हम लोगों ने उसको पीछे कर दिया। तो जो चाइना की जनसंख्या एकदम से घटी है और एकदम से हम लोग बढ़े, ऐसा नहीं है कि हमारी एकदम से जनसंख्या बढ़ गई इसलिए हम उससे आगे हो गए, बल्कि चाइना की जनसंख्या एकदम से घटी है इसलिए हम लोग उससे आगे हो गए हैं। तो इसको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। तालमेल बनाना, आपस में तालमेल बनाना मतलब कि वेशभूषा, भोजन, इन सब का
कंट्रोल रखना, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना दोस्तों, इसको बोलते हैं तालमेल बनाना। ऐसे कि कोई व्यक्ति मेरी तरह दिख रहा है, मेरी तरह कपड़े पहने हुए, मेरी तरह खाना खाता है, तो मुझे उससे ज्यादा लगाव महसूस होगा अकॉर्डिंग टू अनदर पर्सन जो अलग दिख रहा है। ठीक है, ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। समान संसाधन क्या होगा? सार्क के सदस्य देशों के पास समान समस्या, एक जैसी समस्याएं हैं दोस्तों। जितने भी सार्क कंट्रीज हैं सबकी समस्याएं एक जैसी हैं, जैसे कि गरीबी, लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुपोषण है, बीमारी है, प्राकृतिक आपदाएं आप जानते हैं, बाढ़, भूकंप, इन सबसे जो खतरे हैं वो सभी देशों को आते रहते हैं। आंतरिक संघर्ष क्या होता है? आपस में लड़ाइयाँ, ये सब आंतरिक संघर्ष होते हैं। आंतरिक औद्योगिक तकनीकी पिछड़ापन दोस्तों, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हमारी सबसे बड़ी जो है कमी है। हम लोग टेक्नोलॉजी पर कमांड नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज है। जीडीपी हमारी कम है दोस्तों। इन जितने भी देश हैं सबकी जीडीपी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मूलभूत समस्याओं से हट के हम लोग जो है टेक्नोलॉजी पर ज्यादा पैसा लगा पाए, इसलिए टेक्नोलॉजी हम लोग पीछे हैं दोस्तों। सार्क की उपलब्धियां पढ़ते हैं दोस्तों। उपलब्धियां क्या होती हैं सार्क की? सार्क ने जो है दक्षिण एशिया ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक क्या क्या काम करके दिखाया है, क्या क्या सफलताएं, सक्सेस उसको क्या मिली है, ये बोलती हैं दोस्तों उपलब्धि। पहला क्या है? सार्क जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र। मुक्त व्यापार क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें कि कोई परमिशन नहीं लेना होती है, किसी प्रकार का कुछ आपको इसके लिए लाइसेंस नहीं लेना होता है, होता है मुक्त व्यापार दोस्तों। ये सार्क कंट्रीज में है और आप देखते हैं कि हम लोग चाइना से कितना ज्यादा व्यापार करते हैं। साप्टा क्या है? साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट है जो कि सार्क कंट्री के बीच में हुआ है। वर्ष 1995 में सार्क के सदस्य देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था दोस्तों। और मुक्त व्यापार समझौते में सूचना प्रौद्योगिकी है दोस्तों, आप देख रहे होंगे, जैसी सभी सेवाओं को छोड़कर केवल वस्तुओं तक सीमित। वर्ष 2016 तक सभी व्यापारिक वस्तुओं के सीमा शुल्क को कम करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे सार्क कंट्री के बीच में। सार्क विद्यालय हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एंड लास्ट टॉपिक, अब आपको 2 मिनट और देना है मुझे, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होगा। भारत के लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, इसको आप समझेंगे दोस्तों। पहला क्या है? पड़ोसी देश। पहले पड़ोसी देश है, देश के सीमावर्ती देश हैं, ये आपको पता है, यानी कि कनेक्टिविटी स्ट्रांग है हमारी। भारत के लिए सार्क का इम्पोर्टेंस है। सेकंड, भू रणनीतिक महत्व क्या है? भू रणनीतिक महत्व क्या होता है दोस्तों? जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, यानी कि हम जो है सार्क कंट्री से घिरे हुए हैं। आप देखेंगे बांग्लादेश एक नीचे हमारे बांग्लादेश है, ऊपर नेपाल, भूटान है, बगल में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, साइड में मालदीव से। तो पड़ोसी देश जो हैं, हम पड़ोसी देशों से घिरे हुए हैं और इसका हमारे लिए विकास से रिलेटेड बेनिफिट मिल सकता है दोस्तों। हम सभी कंट्रीज का यूज कर सकते हैं। ये होता है जैसे चीन ने बेल्ट रोड, वन बेल्ट रोड कार्यक्रम चालू किया, तो इंडिया कोई सा एक कार्यक्रम चल सकता है जिसमें कि सभी देशों से कनेक्टिविटी वो बनाएगा। क्षेत्रीय स्थिरता क्या होती है दोस्तों? रीजनल स्टेबिलिटी। रीजनल स्टेबिलिटी में आएगा दोस्तों कि इन देशों के बीच आपस में झगड़ा नहीं हो रहा, शांति है, तो ये होता है क्षेत्रीय स्थिरता। आपस में लड़ेंगे तो रीजनल स्टेबिलिटी नहीं है दोस्तों, है ना, आप इतना जानते हैं। वैश्विक नेतृत्व की भूमिका है। अगर 8 देश मिले हुए हैं तो वो एक वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं, ये समझ सकते हैं। वर्ल्ड को लीड कैसे कर रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड का कुछ हिस्सा इकोनॉमी का इसमें समाहित है, वर्ल्ड के कुछ हिस्सा इसमें लोग रहते हैं, वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमी उसका कुछ हिस्सा इसमें है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वैश्विक ग्लोबल लीडरशिप सार्क को हम मान सकते हैं अपने स्तर पे। जैसे कि G20 है, G20 भी ग्लोबल लीडरशिप में गिनाई जाती है, क्योंकि उसके अंदर बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं 20, तो ग्लोबल लीडरशिप हो गई उसकी भी, जो कि अभी हम इंडिया उसको लीड कर रहा है जिस टाइम 1-2 साल की प्रेसिडेंसी होती है इसके अंदर। एंड इससे समस्याएं क्या क्या है दोस्तों? बैठकों की कमी है। सार्क के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों कि कंटिन्यू मीटिंग नहीं होती है। दूसरी क्या है? साप्टा एक इसकी एजेंसी है, उसका क्या है, इसके जो फंक्शंस हैं, कार्य हैं दोस्तों, वो एक दूसरे से मिलकर नहीं चल रहे हैं, इसलिए इसमें ये समस्या है। भारत पाक संबंध इसमें एक समस्या है दोस्तों। आप देखते होंगे भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग कुछ न कुछ जो है
आप देखते हैं लड़ाई झगड़े या कुछ डिस्टरबेंस रहता है परमानेंट, तो दोनों ही सार्क के सदस्य हैं, इसलिए इन दोनों की वजह से भी स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है। तो आज हमने जिस अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर सार्क, जो कि दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन है, 8 दक्षिणी एशियाई देशों का एक संगठन है, उसके बारे में पढ़ा और समझा दोस्तों। अब आपको जो है मैं अगला जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा जिसका हम विश्लेषण पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों एशियन कंट्रीज क्या होती हैं, ASEAN, आसियान कंट्रीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमने सार्क के बारे में पढ़ा। और हिंदी विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर ISPCS के लिए YouTube पर बहुत ही कम उपलब्ध है। अगर आप हिंदी माध्यम से ISPCS की तैयारी कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो समझ विकसित करना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और मेरी वीडियोस को देखिए और शेयर कीजिए। आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर समझ विकसित करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और इंटरनेशनल रिलेशंस का ISPCS में क्या रोल है, आप अच्छे से जानते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस हर एक सब्जेक्ट से टच में रहता है, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड करता है। आप प्रीलिम्स दे रहे हो या मेंस दे रहे हो या इंटरव्यू में मेंस का कोई सा भी पेपर आप लिख रहे हो, इंटरनेशनल रिलेशंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और मटेरियल्स विद एग्जामिनेशन। आपकी परीक्षा में सफलता पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो एक विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको अगर आप पकड़ मजबूत करते हैं इसके ऊपर, इस पे पकड़ मजबूत करने का सबसे पहला जो तरीका है वो यही है कि आपको जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक कंप्लीट विश्लेषण आपको पता हो। उनका क्या काम है, किस क्षेत्र से संबंधित है, क्या इम्पोर्टेंस है भारत के लिए इस ऑर्गेनाइजेशंस का, ये अगर आपको पता है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसा विषय है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के भरोसे पर चलता है। अगर आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्था अगर आपकी पकड़ में है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो विषय है उसको समझने में आपको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बारे में बता रहा हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।